नमस्कार। हम कक्षा 12 पाठ 2 पतंग समझाए। उनके कवि है आलोक धनवा। उनका जन्म सन 1948 मुंगेर बिहार में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं पहली कविताएं जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि दुनिया रोज बनाती एकमात्र संग्रह है। उनके प्रमुख सम्मान हैं राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। 7वें 8वें दशक के में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविता में अपार लोकप्रियता अर्जित की थी और सन 1972 में प्रकाशित उनकी आरंभिक कविता हिंदी के अन्य गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही है। उनकी सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ था। और काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में सक्रिय रहे थे और उनके जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया था और रंग कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया है। पतंग के बहार ने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालपन है जिन्हें छूता है और उनके पार जाना चाहता है। ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी के हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो अंधेरे के बाद शरद उजाला की प्रतीक्षा करते हैं। यह भी उनके साथ है। अब हम कविता का अर्थ बताएंगे। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। जब बारिश का मौसम जाता है और उसके बाद शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु के आगमन पर जैसे ही महीने और भादो महीना गया और उसका सवेरा जो होता है तो सवेरा कैसे बताते हैं? खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। खरगोश की आँखें जब हम देखते हैं अंधेरे में तो लाल दिखाई देती है, उसी तरह ये सवेरा भी खरगोश की आँखों जैसा लाल है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद यानी शरद ऋतु सारे ऋतुओं को पार करते हुए अब आया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, जिस तरह घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो जब बच्चे अपने गांव में साइकिल की घंटी बजाते हुए चलते रहते हैं और कोई दूध वाला आता है, पेपर वाला आता है तो वो घंटी बजा के हमको संकेत देता है कि तो हम बाहर आके देखते हैं कि पेपर वाला आया है कि दूध वाला है, हम समझ जाते। उसी तरह ये भी एक इशारे की वो संकेत करता है। अब पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को वो इन्हीं इशारों से, इन्हीं संकेतों से वो बुलाते हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए जब शरद ऋतु आती है तो हम आसमान में सूर्य की गर्मी ठंड कम हो जाती है और आकाश में हम अच्छी तरह देख सकते हैं। इसलिए आकाश एकदम मुलायम सा हो जाता है कि पतंग ऊपर उड़ सके, कि पतंग आराम से आकाश में उड़ सके और हम उस पतंग को देख सकते हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके।
पतंग को दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ बताया है और दुनिया का सबसे पहला पतला कागज़ उड़ सके। और पतंग का कागज़ होता है वो सबसे पतला कागज़ है। बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। जो पतंग बनाते समय उसमें लकड़ी का उपयोग होता है वो कमानी, वो भी बाँस की बनी होती है, वो भी पतंग के साथ उड़ सके। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जब बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं तो कुछ सीटियाँ बजाता है, किलकारियाँ करता है, चिल्लाते रहते हैं और तितलियाँ जिस तरह गुनगुनाती है उसी तरह बच्चे भी पतंग को उड़ाते समय बहुत ज़ोरों ज़ोरों से पुकारते रहते हैं, सीटियाँ मारते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं और जितनी उनकी नाजुक एकदम मुलायम सी दुनिया हो जाती है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास एक मुलायम सी वस्तु है, तो बच्चे का संयोग कपास से बताया है कि बच्चे जब जन्म से ही अपने साथ नम्रता लाते हैं, एकदम मुलायम सा के कोमलता लाते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब पृथ्वी उनके छोटे छोटे मुलायम से बच्चों के पैरों के पास आकर बेचैन होकर उनके पैरों के पास आ जाती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध होके, जब पतंग पकड़ने के लिए इधर से उधर दौड़ते रहते हैं बेसुध, तब पृथ्वी उनको छूने के लिए बेचैन हो जाती है। उनके पास दौड़ के आ जाए, छतों को भी नरम बनाते हुए, चाहे रेतीली हो कैसी भी हो, लेकिन जब नन्हे नन्हे कदम उनके ऊपर दौड़ते हैं तो वो छत भी एकदम मुलायम सी बन जाती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग यानी एक बाजा है, तो चारों दिशाओं में सब हाहाकार शोर मचा रहता है। बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देती है, दौड़ इधर से उस छत से उस छत पर दौड़ते रहते हैं, तो एक तरह से सारे दिशाओं में बाजे की तरह आवाज़ सुनाई देती। जब वे पैक भरते वे चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर जब झूला झूलते हैं तो ऊपर एक तरफ से दूसरी तरफ, उसी तरफ वो भी एक छत से दूसरी छत पे आते हैं जाते हैं और पैक भरते रहते हैं। पैक भरना, एक छत से दूसरी छत पे जाना। छतों के खतरनाक के किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। छत, जब वो बच्चे उनका ध्यान पतंग उड़ाने में ही रहता है, उस समय उनको गिरने का सिर्फ बचाते हैं, तो उनके रोमांचित शरीर के उनके रोम रोम में आनंदित होते हैं पतंग उड़ाने के लिए, तो उनको कोई पता ही नहीं चलता है कि वो छत से गिर जाएंगे। उसी समय वही संगीत उनको बचाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंग एक धागे के सहारे उड़ता रहता है और जितनी ऊंची पतंग उड़ती है उतनी ही धड़कनें भी उनकी ऊंचाइयां उड़ती रहती है और वही ऊंचाइयां उनको गिरने से बचा लेती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यानी पतंग के साथ साथ जिस तरह पतंग उड़ते हैं तो उनके साथ साथ बच्चे भी, उनका मन भी उनके साथ उनके अनुसार ही उनके सहारे ही उड़ते रहते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे और बच जाते हैं, तब तो जब वो छत पे उछल कूद करते रहते हैं उनका ध्यान पतंग की ओर होता है, नीचे छत से गिरने का उनको ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जब वो गिर जाते हैं और वापस बच जाते हैं तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने पृथ्वी पर और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पार। जब वो गिर कर फिर बच जाते हैं तो दूसरे दिन वापस अपने लक्ष्य की तरफ कि हम पतंग और उड़ाएंगे और ऐसे निडर होके वापस अगले दिन सुनहरे सूरज के उगने के राह देखते हैं और इसी तरह पृथ्वी तेज घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। इस तरह अपना लक्ष्य को, सारी परेशानियों को दूर करके
एक ही लक्ष्य की ओर साथ करके जब उस लक्ष्य को पूरा करते हैं तो वो लक्ष्य हमारा आखिर में पूरा हो ही जाता है। उस लक्ष्य को कठिन मुसीबतों का सामना करते हैं और कठिन मुश्किलों में भी हम हिम्मत नहीं हारते हैं और उनसे निडर होकर बढ़ जाते हैं तो मंजिल ज़रूर पाते हैं।